अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं ग्रीन टॉक एंड मैं हूं आपकी होस्ट नौशीन खुरम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स के ऊपर, जो बैक वक्त एक बहस भी है, उम्मीद भी है और जिम्मेदारी भी है। दुनिया भर में बढ़ती हुई आबादी, मौसमियाती तब्दीलियों और तवानाई के बहरान ने तमाम अक़वाम को, तमाम ममालिक को इस बात पर मजबूर किया है कि वो क्लीन और रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज एक्सप्लोर करें। न्यूक्लियर एनर्जी भी इसी ज़ुमरे में आती है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा रहे हैं। हाल ही में इंडिया ने एक अहम इनिशिएटिव लेते हुए शांति बिल मंजूर किया है। इस बिल के तहत न सिर्फ रेगुलेटरी निज़ाम को जदीद बनाया गया है, बल्कि पहली दफ़ा प्राइवेट सेक्टर को भी न्यूक्लियर एनर्जी के शोबे में मुदाखलत की इजाज़त दी गई है। तो इसके साथ ही नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं मुख्तार साहब से। वेलकम मुख्तार साहब, कैसे हैं आप? अभी इंडिया ने एक अहम कदम उठाया, एक शांति बिल पास हुआ है, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये पिछली कुछ दहाइयों में जो न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से जो प्रोग्रेस हुई थी उसमें एक बड़ी रिफॉर्म लेके आएगा, काफ़ी ज़ेर बहस है। तो एक तो हम जानना चाहेंगे कि ये बिल बेसिकली क्या है और इसका क्या बैकग्राउंड है। देखिए, इंडिया में देखिए, एक तो हमारे तवानाई के मसाइल हैं, मिलते जुलते हैं, और इंडिया भी एनर्जी डिपेंडेंट है। बहुत सारा तेल उनको इंपोर्ट करना पड़ता है या गैस इंपोर्ट करनी पड़ती है, वो उसमें ख़ुद कफ़ील नहीं है। पाकिस्तान भी नहीं है। फिर अभी जो नेट ज़ीरो के जैसे गोल्स हैं, अगर आपने इकानमी को डीकार्बनाइज करना हो कि उसमें कार्बन का फुटप्रिंट कम हो, तो उसके लिए जो ऑप्शंस होते हैं उसमें एक न्यूक्लियर का ही है कि चूँकि इसमें कोई धुआं वगैरह नहीं उठता, इससे जो वो उसको क्लीन एनर्जी कहा जाता है। अच्छा, रिन्यूएबल तो नहीं है लेकिन क्लीन है। अच्छा, तो फिर ये है कि अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज बचाना है तो फिर ज़ाहिर है कि आपको बाहर से पेट्रोल वगैरह नहीं मंगवाना पड़ता। तो और फिर ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी वैसे है जो 24 घंटे चल सकती है। देखो ना, सोलर हम लगाते हैं, दिन को काम आते हैं, दिन को वो तवानाई पैदा करते हैं। विंड जो है वो जब हवा चल रही है तो वो ज़ाहिर बिजली बन रही है, जब नहीं चल रही तो फिर वो बंद हो जाती है या कम हो जाती है। और वैसे भी ऊपर नीचे होती रहती है, तेज़ हवा, कम तवा हवा, वो उसके साथ उसका वो जनरेशन कैपेसिटी या जनरेशन कम ज़्यादा होती रहती है। तो जो बेस लोड है उसमें न्यूक्लियर होता है, या फिर डीजल फर्नेसाइल से बना लें या गैस से बना लें, तो ये वो सोर्स, या कोयले से बना लें। तो इंडिया में अभी काफ़ी बड़ा शेयर है कोल का। तो वो जो कोल से एनर्जी बनाते हैं, ज़ाहिर वो सेफ, एक तो उसका वो क्लीन नहीं है, रिन्यूएबल भी नहीं है, उसका एक एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट है। और हमारे यहाँ ये जो स्मॉग का मसला है, इसमें एक बड़ी कंट्रीब्यूशन उसकी भी है। फिर माइनिंग में भी उसके बड़े मसाइल उससे बनते हैं। तो इंडिया ज़ाहिर है इन्हीं कंसिड्रेशंस के सामने कि एनर्जी इंडिपेंडेंस हासिल हो, क्लीन एयर हो, वो जो नेट कार्बन, वो नेट ज़ीरो के गोल्स हैं वो अचीव हो सकें। तो उन्होंने अभी एक टारगेट सेट किया है कि हम जो है वो 100 गीगावाट जो है वो 2047 तक न्यूक्लियर सोर्सेज से पैदा करेंगे। तो ये उनका टारगेट हो गया। लेकिन अभी जो एनर्जी वो पैदा कर रहे हैं न्यूक्लियर से, वो बहुत ही कम है। मतलब उनका जो टोटल एनर्जी जो है जो वो पैदा कर रहे हैं, उसका कोई 2 से 3% वो अभी उनकी न्यूक्लियर से आती है। मतलब उनकी कोई 8000 मेगावाट के करीब लगभग। उसके मुकाबले में पाकिस्तान जो उनसे काफ़ी छोटा मुल्क है, तो पाकिस्तान को 3500 के करीब मेगावाट जो है वो न्यूक्लियर से बनाता है। मतलब हम अपने कोई 17 से 18% एनर्जी जो है न्यूक्लियर से वो न्यूक्लियर सोर्सेज से बना रहे हैं। इंडिया जो है 2 से 3% अभी बना रहा है। लेकिन उनका टारगेट काफ़ी एम्बिशियस है कि 2047 तक हम जो है वो कम से कम 100 गीगावाट जो है वो न्यूक्लियर से बनाएंगे। अच्छा, लेकिन उसके बनाने के लिए फिर कैसे करें? क्योंकि अभी तक तो वो ज़ाहिर है कि वो उतना नहीं कर पाए। मतलब इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो बहुत पुराना है। मतलब इंडिया आज़ाद हुआ था तो नेहरू साहब ने इस पर काम शुरू करवा दिया था। अच्छा, और उस हवाले से लेकर उनको मुश्किलात का सामना रहा है। एक तो मकामी तौर पे वो जो यूरेनियम वगैरह या इस तरह के सोर्सेज होते हैं वो कितने हैं, फिर उनको एनरिच करने की कैपेसिटी वगैरह, टेक्नोलॉजी आपको चाहिए। फिर पाबंदियाँ भी लग गई। कुछ तवज्जो वेपन प्रोग्राम उस तरफ रही। आपको पता है उन्होंने 70 की दहाई में, अर्ली 70s में उन्होंने वो स्माइलिंग बुद्धा उस हिसाब से एक न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। उस वक्त उन्होंने स्माइलिंग बुद्धा उसको नाम दिया था। अगर न्यूक्लियर टेस्ट था, मतलब वो बड़े एक्रोनिम्स बड़े सोच समझ के अच्छे रखते हैं। अच्छा, चूँकि वो उसको कह रहे थे कि हमारा पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट है। अच्छा, तो उसके बाद से फिर ज़ाहिर है कुछ रिस्ट्रिक्शंस का सामना रहा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वगैरह, ये जो फ्यूल होता है उसको इंपोर्ट करने में दुश्वारियाँ। तो वो कोई न्यूक्लियर तवानाई उनकी कोई बहुत, मतलब जैसे मैंने कहा ना कि पाकिस्तान से इतना बड़ा मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान से न्यूक्लियर उनकी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन सिर्फ डबल है। अच्छा, लेकिन उसमें क्या मुश्किलात थी? एक तो ज़ाहिर फाइनेंसिंग होती है, दूसरी टेक्नोलॉजी होती है।
सारी पॉलिसी भी चाहिए। अब उन्होंने जब ये टारगेट सेट किया है कि 100 गीगावाट का, तो उसमें जब उन्होंने उसको जायज़ा लिया है तो उसमें जो मुश्किलात हैं, एक मुश्किल तो उनको ये लगा कि इसमें अगर हमें फाइनेंसिंग वगैरह करनी है तो बेहतर प्राइवेट सेक्टर शामिल हो। जो उनका पहले से लीगल फ्रेमवर्क है, जो उनका एक तरह से दो कवानीन उनके पहले से मौजूद थे। एक है उनका एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 का, काफ़ी पुराना एक्ट है, और दूसरा उनका एक्ट है सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 का। तो जब इन्होंने उन दोनों को देखा है तो उसमें ज़ाहिर है एक तो प्राइवेट सेक्टर अलाउ उनको इजाज़त नहीं है, तो इन्होंने सोचा कि भाई अगर हमें ये टारगेट्स मीट करने हैं तो प्राइवेट फंडिंग चाहिए ना, प्राइवेट सेक्टर उसमें आएगा तो ज़ाहिर है वो फंडिंग भी लेकर आएंगे, टेक्नोलॉजी भी लेकर आएंगे, अच्छी मैनेजमेंट एफिशिएंसी भी आएगी। तो ये एक तो वो चाह रहे हैं ताकि वो अपना टारगेट अचीव कर सकें। अच्छा, दूसरा इसमें ये था कि ये जो इनका एक्ट इन्होंने पास किया ना, जो सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, उसमें इन्होंने कोई लायबिलिटीज़ की कुछ ऐसी प्रोविजंस डाल दी कि जिसके नतीजे में कोई इंटरनेशनल फर्म्स आ नहीं रही कि जी वो अगर कोई हादसा हो जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा लायबिलिटी हमें देनी पड़ गई। तो उसमें कुछ एम्बिग्विटी थी, कुछ इन्होंने उसको ज़रा एम्बिशियस बना दिया था। और उसमें असल में इंडिया का एक पुराना तजुर्बा है कि जब इनका ना 1984 में एक भोपाल में एक वो कंपनी थी यूनियन कार्बाइड इंडिया, तो उधर एक बड़ा हादसा हुआ था और उसमें कोई 5 लाख से ज़्यादा शायद लोग मुतासर हुए थे। उस फौरी तौर पर कोई 3500 लोगों की डेथ हुई, और कहते हैं कि 2024 तक वो जो लोग उससे वैसे भी इफ़ेक्ट हुए थे तो वो 22-23 हज़ार के करीब लोगों की डेथ हो चुकी है। वो बड़ा हादसा हुआ उस वक्त, यूनियन कार्बाइड कंपनी, वो जो भी उनकी गलती थी, कोताही थी, वटेवर, लेकिन बाद में कोई वो किसी को लायबल नहीं ठहरा सके कि भाई आप जिम्मेदारी लें, कंपनी ने अगर इतनी बड़ी गलती की है, ये हादसा हुआ है तो कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो लोगों को कोई ख़ास कंपनसेशन या डैमेजेस ना मिल सके। तो एक वो बैकग्राउंड भी है। तो इंडिया में जब इन्होंने ये लॉ बनाया सिविल लायबिलिटी, तो उसमें बड़ा काफ़ी इन्होंने एम्बिशियस वो प्रोविजंस डाल दी। अच्छा, ये लॉ भी तब बना जब इनका अमेरिका के साथ एक एग्रीमेंट हो गया था, वो जो है ना यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2008 में हो गया था। तो वो एक बड़ी इंडिया की अचीवमेंट थी अमेरिका के साथ, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान दोनों ने मिलकर 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, दोनों पे पाबंदियाँ लगी थी। लेकिन चूंकि इंडिया और यूएसए का रिलेशनशिप अच्छा हो रहा था तो अमेरिका ने उनको एक ख़ास तरह स्पेशल एक तरह से कंसेशन दी, उनके साथ ये एग्रीमेंट कर लिया और उनके साथ वो रास्ते सारे खोल दिए कि अब आपको टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है, अब आपको फ्यूल भी मिल सकता है, आप फ्यूल स्टोरेज बनाना चाहें वो भी आपको मिल सकती है। तो इनके लिए एक तरह से मार्केट और सप्लाई चेन्स खुल गई। अच्छा, उसके बाद ये तवक्को की जा रही थी कि अब इंडिया में बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी और ये न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो बड़ी वो जो है प्रमोट होगी, लेकिन वो हुआ कुछ नहीं है। उस वक्त पाकिस्तान में बड़ा वो एक ये भी था कि भाई एक तरह से इंडिया को जो फैसिलिटी मिल गई है, पाकिस्तान ने शायद कोशिश भी की थी कि हमें भी ये मिल जाए, तो लेकिन पाकिस्तान को वो नहीं मिली थी और इंडिया को ये मिल गई। लेकिन उससे जो उसका जो प्रॉमिस था ना कि अब इसके नतीजे में फ़ायदा होगा, वो हुआ नहीं है। अच्छा, वो क्यों नहीं हुआ, उसमें और भी वजूहात होंगी, लेकिन एक बड़ी वजह ये जो सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 था ना, इसकी ये प्रोविजंस थी कि भाई लायबिलिटी होगी ढेर सारी और वो जो इक्विपमेंट वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे या जो ऑपरेटर है उसके ऊपर, तो उसकी तफसीलात में जाए बगैर मेन बात ये है कि भाई वो जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं या जो सप्लायर्स थे वो कॉन्फिडेंट नहीं थे। वो कह रहे थे कि अगर हम देंगे तो हम इसमें फंस सकते हैं कि जी ऑपरेटर की गलती हो, मिसाल के तौर पर इंडियन गवर्नमेंट की कोई कंपनी या वो चला रही है और ऑपरेटर की गलती हो, लेकिन बहुत सारे डैमेजेस वो जो इक्विपमेंट जिन्होंने प्रोवाइड किया था उनके पे पड़ जाए तो उसकी वजह से कोई ख़ास फ़ायदा हो नहीं सका। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए फिर अब इन्होंने ये जो नया शांति बिल लेके आए हैं ना, ये वैसे बड़ा मज़े का टाइटल है। जैसे वो स्माइलिंग बुद्धा था ना, वो भी एक तरह से न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था तो उसको नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा, लेकिन इधर उसको नाम दिया गया है शांति बिल। शांति नेम काफ़ी लंबा है लेकिन उनका अब्रिविएशन इसी तरह से हाँ, द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो शांति एक्ट। तो इसको नाम ये दिया गया है जिससे ज़ाहिर एक बड़ा अच्छा तासुर जाता है। देखिए, एक तो इस एक्ट में ना जो शांति एक्ट है ये पास हो चुका है और बड़ा जल्दी पास किया गया है। जब ये पेश किया गया ना तो ये कोई 15 दिसंबर को पेश हुआ है और ये फिर 18 दिसंबर को राज्यसभा से भी पास हो गया, मतलब 2-3 दिनों में दोनों हाउसेस से पास हो गया और फिर इसको 20 दिसंबर को प्रेसिडेंशियल एसेंट भी मिल गई, तो ये पास हो चुका है। इसको ये कहा जा रहा है कि इसके नतीजे में जो लीगल फ्रेमवर्क है ना वो एक तो कंसोलिडेट भी हो गया और मॉडर्नाइज भी हो गया।
लीगल फ्रेमवर्क इसका पहले वो जैसे मैंने कहा ना कि 2 एक्ट थे। एक इनका एक्ट था दी एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 का, और दूसरा था सिविल लायबिलिटी एंड न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट 2010। इन दोनों को उन्होंने रिपील कर दिया है और इन दोनों की जो एक तरह से इकट्ठा करके एक नया एक्ट लेकर आए। तो मतलब अब दोनों एक ही एक्ट में वो पुराने दोनों वाली प्रोविजंस मॉडर्नाइज करके रिफॉर्म करके उसमें इन्होंने डाल दी गई हैं। तो कंसोलिडेट भी हो गया और रिफॉर्म भी हो गया। तो ये तो इसका मेन वो बात है और इसको बड़ा वो ट्रांसफॉर्मेशनल कहा जा रहा है। मोदी साहब ने जो खुद स्टेटमेंट दी है ना, उसमें ये कह रहे हैं कि बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल है। और उसमें मेन जो चीज़ें जो चेंज की गई हैं ना, एक तो वो लायबिलिटी वाला जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर या वो जो कंपनीज हैं वो उस तरह से इंटरेस्टेड नहीं थी। एक तो वो लायबिलिटी वाली प्रोविजंस को बदल के आप कह दें बेहतर बना दिया गया है या रिलैक्स कर दिया गया है। तो एक तो ये किया गया है और दूसरा उसमें प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दे दी गई है कि इसके कुछ पार्ट्स में ज़रूर फुल नहीं, मतलब एक रेगुलेशन के अंडर कि प्राइवेट सेक्टर भी अब इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो इसकी वजह से अब इंडिया में ये तवक्को की जा रही है कि भाई चूँकि वो लायबिलिटी वाली प्रोविजन भी हमने रिलैक्स कर दी है या रिफॉर्म कर दी है, इम्प्रूव कर दी है, तो जिसमें वो जो फॉरेन फर्म्स वगैरह के या उनके जो कंसर्न हो सकते थे सप्लायर्स वगैरह के, वो किसी हद तक एड्रेस हो गए हैं। और फिर चूँकि प्राइवेट सेक्टर को भी इजाज़त दे दी गई है। तो इंडिया में आपको पता है प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा है, टाटा बिरला और ये बड़ी कंपनीज तो एक टेक्नोलॉजी वगैरह में है, तो वो काफ़ी आगे हैं। तो उनको लगता है कि ये फॉर्म्स अब आएंगी और ये जो इनका टारगेट है 100 गीगावाट का, तो उसकी अचीव करने में उनको हेल्प मिलेगी। तो ये है इसके मेन फीचर्स जो। और अब आपकी जो बात है कि इसके एनवायरमेंटल कंसर्न्स, जितने भी पावर जनरेशन के तरीके हैं ना, हर एक के एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं। आप डीजल फर्नेस ऑयल से बिजली बनाते हैं तो उसके भी वो तो डायरेक्ट धुआं छोड़ते हैं और उसकी जो एक्सट्रैक्शन वगैरह है वो तो उसमें भी वो ये सप्लाई चेन वगैरह में भी तो एनवायरनमेंट तो इफेक्ट होता है। आप गैस से बिजली बना लें तब भी एनवायरनमेंट इफेक्ट होता है। आप कोयले से बनाएं, जो इंडिया बड़ी तादाद बड़ी एक क्वांटिटी में बना रहा है, तो उससे भी एनवायरनमेंट का इफेक्ट है। मतलब कोई सेफ जरिया नहीं है। आप सोलर और विंड से भी बनाएं तो उसमें भी जो साथ में बैटरी सॉल्यूशंस हैं या पैनल्स वगैरह हैं या टर्बाइंस हैं, तो वो डिस्पोज ऑफ कैसे होनी है, उनमें मिनरल्स कौन से यूज़ हुए हैं, उसमें आयरन और यूज़ हुई है, वो भी कहीं से एक्सट्रैक्ट हुई है, तो उसका भी कुछ ना कुछ एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट है। जो न्यूक्लियर के हवाले से है ना, उसमें यह है कि एक तो कार्बन उसमें एमिट नहीं होती, कोई और भी उसमें ख़ास इमिशन ऐसी नहीं है कि जो माहौल को आमतौर पर ख़राब कर रही हो, तो उस हवाले से तो ये क्लीन एनर्जी है। अच्छा, लेकिन उसका जो लेकिन उसके लिए भी ज़ाहिर है यूरेनियम वगैरह या थोरियम या जो भी प्लूटोनियम या जो भी, तो वो कहीं ना कहीं से माइन हो रही है। वो जो प्रोसेसेस हैं ना, उसके एनवायरमेंटल हैजर्ड्स होते हैं, हेल्थ हैजर्ड्स भी होते हैं। और फिर ये है कि जो इसकी वेस्ट वगैरह होती है उसको आपने डिस्पोज ऑफ करना है, तो आपने कैसे डिस्पोज ऑफ किया, उस हवाले से दुनिया अभी तक कोई सही तरीका नहीं ढूंढ सकी जो बिल्कुल ही सेफ़ और काबिल अमल और कास्ट इफेक्टिव तरीका। अभी तक ये होता है कि जहाँ पे पावर प्लांट लगाया हुआ है ना, तो उधर ही कहीं पे उसको स्टोर करते रहते हैं, और ये पावर प्लांट चलते भी लंबा है, एक दफ़ा आप लगा लें तो 30, 40, 50 साल तक चल जाते हैं। तो इसके रिस्क तो हैं, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क जो इसका होता है ना, वो ये है कि अगर कोई हादसा हो जाए, बिल्कुल जैसे वो चेरनोबिल वाला हो गया था या वो जो जापान में हो गया था, तो अगर कोई ऐसा हादसा हो तो इंसानी सेहत पे इसके शदीद नुकसान हो सकते हैं, जान जा सकती है। तो मतलब इसके कास्ट बेनिफिट एनालिसिस है। आपको बेस लोड दे देता है, 24 घंटे पावर प्लांट चलता है, एनर्जी टेक्नोलॉजी काफ़ी बेहतर हो चुकी है, निस्बतन कास्ट इफेक्टिव है, धुआं वगैरह नहीं छोड़ते माहौल हमारे जैसे स्मॉग हुआ, तो ये उसके फ़ायदे हैं। रिस्क यही है कि कुछ उसके एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट्स हैं और फिर खुदा न खास्ता हादसा हो जाए तो इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। और इंडिया जैसे मुल्क में जहाँ पे एक बड़ी बैकग्राउंड है, जैसे भोपाल वाला ये यूनियन कार्बाइड वाला हुआ था, तो वहाँ पे बहुत सेंसिटिविटी भी है, तो इस हवाले से वहाँ पे तनकीद भी है। फिर एक और तनकीद जो इंडिया के अंदर भी है और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी की है, वो ये है कि आप जब इसमें प्राइवेट सेक्टर को लेकर आते हैं, तो फिर प्राइवेट सेक्टर ऑपरेटर है, प्राइवेट ऑपरेटर को कुछ ना कुछ तो स्पेस आपको देनी होती है, भले आपका रेगुलेशन ही हो, तो कोई उसमें ऐसा ना हो कि कोई फिजाइल मटेरियल चोरी हो जाए, मिसप्लेस हो जाए। तो इस तरह के कंसर्न्स भी बाज़ होते हैं, ख़ास तौर पे कि कोई ऐसे ग्रुप्स के हाथ में ना लग जाए कि जिसकी इंटेंशंस बिल्कुल ठीक ना हो। हमारे लेकिन दुनिया में बहुत टेररिज्म है, तो इस तरह के खदशात भी होते हैं। तो इसी वजह से वो पूरा एक IAEA का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है कि आप वो, और IAEA जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो जायज़ा भी लेती रहती है। बल्कि ये जो अमेरिका के साथ एग्रीमेंट हुआ था ना, USA इंडिया का, ये जो है US इंडिया सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम,
उसमें एक प्रोविजन ये भी थी कि आप अपने जो वेपन्स न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है ना उसको और सिविलियन फैसिलिटीज़ को अलग करेंगे, ताकि जो सिविल फैसिलिटीज़ हैं वो IAEA के उसमें आए और वहाँ पे उसके लिए पूरे जो सेफ गार्ड्स वगैरह है। फिर इंडिया की अपनी भी एक रेगुलेटरी एजेंसी है, पाकिस्तान में भी इसी तरह से है कि वो सेफ गार्ड्स का ख्याल रखा जा सके। लेकिन जब आप प्राइवेट सेक्टर को लेकर आते हैं तो बाज़ को खदशात दूज़न करना पड़ता है आपको। इंडिया के अगर जी शांति कानून में है कि भी उनका एक इफेक्टिव रेगुलेशन होगा, और उनका रोल ऐसे भी नहीं है कि वो फुल फ्लेज, उसमें भी एक कुछ चीज़ें हैं जो वो कर सकेंगे, कुछ चीज़ें हैं जो वो नहीं कर सकेंगे, तो इस तरह से उसको बनाया गया है। तो अब देखिए इस पे कैसे वो आगे बढ़ते हैं। उनका टारगेट तो ज़ाहिर है इसके बगैर अचीव होना मुश्किल था कि अगर प्राइवेट सेक्टर को नहीं लेकर आते या लायबिलिटी वाली प्रोविजंस को एड्रेस नहीं करते तो। अच्छा, अभी मुख्तार साहब आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में पाकिस्तान का रेफरेंस दिया कि पाकिस्तान अपनी तवानाई का काफ़ी जो है वो पोर्शन इससे जनरेट कर रहा है न्यूक्लियर एनर्जी। तो इस तरह की जो इनिशिएटिव है, जैसे इंडिया ने ये शांति बिल का इनिशिएटिव लिया और प्राइवेट सेक्टर को इंगेज किया है, तो क्या पाकिस्तान इससे कोई लर्न कर सकता है या पाकिस्तान में कोई ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं? देखिए, पाकिस्तान तो अभी तक जो जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमारे यहाँ लगे हुए हैं वो चाइना की मदद से लगे हुए हैं। और पाकिस्तान का दूसरी बात यह है कि जिस तरह की अमेरिका के साथ एग्रीमेंट हुआ ना इंडिया का 2008 में, उस तरह का पाकिस्तान के साथ है नहीं है। तो पाकिस्तान को अभी भी निस्बतन ज़्यादा मुश्किलात का सामना है आलमी मार्केट में कंपनियों से चीज़ें इंपोर्ट करना या उनसे मदद लेना। और वो ना चाइना से तो हमारा जो एक स्पेशल रिलेशनशिप है, और फिर हम अगरचे हम IAEA के सेफ गार्ड्स के अंदर हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को वो मुश्किलात हैं। अगर उस तरह के एग्रीमेंट जो सिविल न्यूक्लियर तवानाई का हमारा भी अमेरिका के साथ हो जाता तो फिर शायद हमारे लिए वो रास्ते ज़्यादा खुल जाते। और दूसरी बात मेरे ख्याल में उसमें एक ये है कि आपका अपना डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर कितना एस्टेब्लिश्ड है। इंडिया में तो शायद उनको कॉन्फिडेंस है कि जब हम इसको खोलेंगे ना तो बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां इसमें आ जाएंगी और उन रेगुलेशंस को कंप्लायंस करते हुए तो वो ये काम कर लेंगी, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तान में हमारा ज़ाहिर है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है या प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो निस्बतन छोटी कंपनीज़ हैं, और देखने वाली बात है कि कितनी कंपनीज़ हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला जाए तो वो उसमें आके कंट्रीब्यूट कर सकें। तो मेरे ख्याल में हमारे वो सोच रहे होंगे, ज़ाहिर है चूँकि ये जदीद सोच तो यही है, दुनिया में बहुत रुझान है आपके ज़्यादा से ज़्यादा काम आप प्राइवेट कंपनीज़ को दें, उसमें एफिशिएंसी भी होती है, टेक्नोलॉजी भी वो ख़ुद लेकर आते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर करते हैं। हमारे यहाँ ये सारा काम अभी तक पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन कर रहा है, और जो मालूमात हमें दस्तयाब हैं उसके मुताबिक तो वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जब पड़ोस में इस तरह की डेवलपमेंट होती है तो आई एम श्योर कि हमारे पॉलिसी सर्कल्स में भी इस हवाले से सोच विचार होगी कि क्या हमारे लिए भी ये सही टाइम है कि हम इस तरफ तवज्जो दें। लेकिन उससे पहले बुनियादी बात तो ये है कि क्या हमें न्यूक्लियर साइड में वाकई आगे बढ़ना है, क्योंकि दुनिया में तो बड़ी डिबेट्स रही है ना। मतलब पाकिस्तान में भी छोटी मोटी बात होती रही है कि कोई न्यूक्लियस के कोई रिस्क ना हो। हमने तो चश्मा में लगाए हुए हैं, या अभी चश्मा में प्लांट्स लगे हुए हैं, रिएक्टर्स वगैरह भी हमने कराची में भी 2 लगाए हैं। तो यूरोप में भी एक दफ़ा तो वो जर्मनी वगैरह ने सारे बंद कर दिए थे, फ्रांस का इस तरफ काफ़ी रुझान है अब यूरोप के बाकी मुल्क भी शायद इस तरफ वापस आ रहे हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड तो हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ नज़र आ रहा है। एक तो ये नेट ज़ीरो के टारगेट्स के हवाले से, क्लीन एनर्जी है, हवा और टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई है एक इस वजह से, और एक ज़हर इस वजह से कि जो बाकी जियो पॉलिटिक्स है कि सप्लाई लाइन्स वगैरह डिसरप्ट हो रही हैं। तो पाकिस्तान में भी आई एम श्योर री थिंकिंग हो रही होगी। हमारे यहाँ आप देखिए, एक तो हाइडल का काफ़ी शेयर है हमारे यहाँ, फिर उसके अलावा अब हम कोयला की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कोयला के हवाले से ख़दशात तो मौजूद है। हमारे यहाँ मुल्क के अंदर भी काफ़ी तनकीद मौजूद है कि अगर चाहिए हमारा अपना है, हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, इससे हमने कारखाने बिजली के लगा भी लिए हैं, लेकिन एयर क्वालिटी को जितनी भी अच्छी आप टेक्नोलॉजी लेकर आएँ, एयर क्वालिटी भी मुतासर होती है। और जहाँ पर माइनिंग हो रही है वहाँ पर पानी का इस्तेमाल करते हैं, वो थर वगैरह में वो बताते हैं लोग कि वो उधर काफ़ी सारा उससे जो माइनिंग के दौरान में पानी निकला है तो वो फिर पोल्यूटेड है, फिर अंडरग्राउंड पानी के साथ क्या हो रहा है। तो इस तरह के खदशात मौजूद रहे हैं। तो अब मूविंग फॉरवर्ड हमें क्या करना चाहिए? एक जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन के फ्रेमवर्क में क्या न्यूक्लियर एनर्जी फिट आती है, नहीं आती है? इस हवाले से दुनिया में ज़्यादा रुझान अब इस तरफ है कि ये शायद ऑन बैलेंस, इसके रिस्क अपनी जगह पे है, लेकिन ऑन बैलेंस अगरचे जब हम एनवायरनमेंटल लॉबी से बात करते हैं, या वो जो एनवायरनमेंट में जो एक्टिविस्ट हैं, या वो जो हम भी उस पर काम कर रहे हैं, तो उसमें तो हमें लगता है कि सबसे सेफेस्ट तो शायद यही है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सूरज की रोशनी है उसके हम बेहतर ऑप्शन अडॉप्ट करें।
तो वो सबसे अच्छा है, विंड से फ़ायदा उठाएं, ये तो आइडियल है, बेहतरीन है। हाइडल स्मॉल हाइड्रोज उसकी बात भी होती है कि आप लोकल सॉल्यूशंस लेकर आए, लेकिन बेस लोड के लिए मुझे लगता है कि जो बाकी शायद सॉल्यूशंस हैं उनसे शायद ऑन बैलेंस न्यूक्लियर बेहतर होगा। लेकिन ये वो बात है, इस पर एक एक्सपर्ट्स की डिबेट हमारे यहाँ होनी चाहिए। हमारे यहाँ उतनी बड़ी डिबेट है नहीं है, इसको ज़्यादा मेरे ख्याल में एक्सप्लोर करने की जरूरत है। एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम इस तरफ और आगे बढ़ें भी तो हमें ये भी सोचना है कि कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे आबादी करीब ना हो, Safe खुदा ना locations। सेफ लोकेशंस हो, खुदा ना खास्ता कभी के ये मसला बने तो उसका कोई ऐसा आबादी के लिए या लोगों के लिए बड़ा रिस्क ना हो, और फिर सेफ गार्ड्स हमारे बड़े इफ़ेक्टिव हों। हमारे यहाँ वो बने हुए तो हैं, हमारा फ्रेमवर्क भी जो है इसका जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हवाले से है, तो वो एक एक्ट जो पाकिस्तान ने पास किया था, ये जो है पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी आर्डिनेंस 2001 का, तो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी भी मौजूद है, उसके तहत फिर इदारे भी बने हुए हैं। जैसे अथॉरिटी के अलावा पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है जो ज़ाहिर है ये प्लांट सारे इस्टेब्लिश करता है, और फिर उसके अलावा नेशनल कमांड अथॉरिटी भी है। नेशनल कमांड अथॉरिटी तो एक तरह से ओवरऑल न्यूक्लियर के उसको देखती है, लेकिन ज़ाहिर है उसके अंदर फिर सिविल भी है और न्यूक्लियर मतलब वेपन प्रोग्राम भी है। अच्छा, एक लास्ट सवाल ही आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान इंडिया है, ज़ाहिर है वैसे तो हमारी राइवलरी चलती है, लेकिन एनर्जी क्राइसिस तो ज़ाहिर है दोनों को फेस करना पड़ा है या हमें नए सोर्सेज की तरफ जाना है, तो क्या फ्यूचर में कहीं पे कोई जॉइंट वेंचर्स या कोई इस तरह का कॉपरेशन हमें नज़र आता है? तो ये तो जियो पॉलिटिक्स है, तो अगर तो देखिए आइडियली तो यूरोप वगैरह में ना उन्होंने काम किया है एक जॉइंट एनर्जी मार्केट के हवाले से, और वो रिन्यूएबल्स के हवाले से ख़ास तौर पे इसकी बड़ी अहमियत है। वो देखो ना, फ़र्ज़ किया पाकिस्तान के एक रीजन में तेज़ हवा चल रही है, अच्छी हवा है, टर्बाइन हमने लगाई हुई है, उधर बिजली अच्छी पैदा हो गई, ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ पॉकेट्स में, और लेट्स से कि कुछ आवर्स आ गए कि जब हमारी रिन्यूएबल हमारी नीड से ज़्यादा हो गई, तो भाई अब आपके अगर रीजनल मार्केट्स बनी हुई हैं तो आप पड़ोस में किसी मुल्क को उस ज़माने में वो यूज़ कर लें, या इसी तरह की सिचुएशन उधर बनी तो हम यूज़ कर लें। अच्छा, इस तरह से सोलर है कि दिन में वो, या बाज़ बात ये भी होता है कि सूरज की भी जो है ना वो टाइम का फ़र्क होता है, फ़र्क भी होता है ना कि कराची में सूरज जल्दी ग़रूब हो गया या इधर जल्दी ग़रूब हो गया, तो उधर अभी बन रही है बिजली, अभी सोलर से इधर नहीं बन रही। तो जब इंटीग्रेटेड मार्केट्स होती है ना तो ये आसान हो जाता है। तो आइडियली तो उस इंटीग्रेशन की तरफ रीजन्स को जाना चाहिए, लेकिन वो जो जियो पॉलिटिक्स फिर उसमें रुकावट बनती है। लेकिन जहाँ जहाँ पे मुमकिन हो, अब हमारे बदकिस्मती ये है कि जिन मुल्कों के साथ हमारी निस्बतन आसानी से हो सकता है वो सबसे बड़ा तो इंडिया है, लेकिन उधर कॉन्फ्लिक्ट है। अफ़गानिस्तान के साथ भी हो सकता है, उधर भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। ईरान के साथ भी हो सकता है, उधर पाबंदियाँ हैं, और अगरचे वो फिर बलूचिस्तान बीच में आ जाता है, और जो पॉपुलेशन सेंटर्स हैं ना वो बहुत दूर दूर हैं। अगरचे हम ईरान से कुछ तो बिजली हम मंगवा रहे हैं, जैसे हमारे मकरान रीजन में बिजली आती है तो वो ईरान से ही आती है। चाइना के बीच में हिमालयाज़ हैं, तो इस रीजन में अगर कभी इंटीग्रेटेड मार्केट बनेगी तो उसके बेहतरीन कैंडिडेट्स तो जैसे देखें ना, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, भूटान और पाकिस्तान, अगर हालात मुवाफिक हों तो देखें ना नेपाल वगैरह का बड़ा पोटेंशियल है हाइडल वगैरह का। तो अगर वो हाइडल बिजली ढेर सारी बनाते हैं, अगरचे वो बिग हाइड्रोज के भी मसाइल हैं एनवायरनमेंट का, उनका भी इम्पैक्ट आता है, तो लेकिन आइडियली दैट्स द वे टू गो। देखिए अगर हमारी क्लाइमेट चेंज पहली तरजीह हो, अगर हमने अपने खित्ते की आबो हवा को साफ़ करना है, तो फिर नंबर 1 हम क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, और नंबर 2 उसका ऑप्टिमल यूज़ करने के लिए हम मार्केट्स को इंटीग्रेट करें। बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब इस अहम पेशरफ्त के ऊपर बात करने का, और हमारी ख्वाहिश और हमारे नाज़रीन भी यकीनन चाहेंगे कि हमें एक साफ़ सुथरा जो माहौल है वो मिले, और वो इसी सूरत में मुमकिन है कि जब ऐसे ज़राए को एक्सप्लोर किया जाए जिससे इन्वायरमेंट को बेहतर किया जा सकता है। हम वेलकम करेंगे इंडिया के इस इनिशिएटिव को, और देखेंगे कि पाकिस्तान के लिए इसके लिए क्या लेसन लर्न है, पाकिस्तान इनसे क्या सीख सकता है। अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए इशू के ऊपर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।